हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आप सबको पता होगा कि यूपीएससी में बायोस्फीयर रिजर्व की कितनी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तो इनका लोकेशन हो जाता है। इन लोकेशंस को डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे और ये जो एनिमेशन बेस्ड वीडियो है इसमें आपकी विजुअल मेमोरी भी इंप्रूव होगी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि टोटल ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जहां पर इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है? या फिर यूपीएससी तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनाती है कि अगर एक तरफ आपके पास नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है और दूसरी तरफ अगस्त हिमालयी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो एक पर्सन को कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट क्रॉस करना पड़ेगा इस जगह से इस जगह जाने के लिए? तो ये सारे क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस कर पाएंगे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। और इसके साथ ही आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप लोग अगर अपने यूपीएससी के सपने को आसान बनाना चाहते हो तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आप सबके लिए एक फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहा है। इस फाउंडेशन कोर्स की स्टार्टिंग डेट है 23 अप्रैल। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत ज़्यादा इनोवेशन दिखाया है। हम लोग आपके डेली क्लास के साथ साथ डेली टेस्ट और डेली रिवीजन पर भी ध्यान देंगे। और इसके बाद भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए होगा तो 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी हैं। इन क्लासरूम्स में ना सिर्फ जीएस क्लासेस की बात हो रही है बल्कि ऑप्शनल क्लासेस की भी बात हो रही है, जहाँ पर ऑप्शनल्स जो भी मेजर ऑप्शनल्स हैं ना उनके ऑनलाइन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के साथ आपकी ये स्टडी कंप्लीट हो सके। इसमें सीसैट का मॉड्यूल है, टेस्ट सीरीज़ है और साथ ही साथ आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर सपोर्ट भी मिल रहा है। और इवन जो ये लाइब्रेरी है यहाँ पर भी आपके पास मेंटोर सपोर्ट रहेगा। तो आप यूँ बोल सकते हैं कि हम आपके साथ 24/7 अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ ही कुछ और भी यूनिक फीचर्स हमने यहाँ पर रखे हैं। आपके परफॉर्मेंस बेसिस पर हम आपको रिवॉर्ड भी करेंगे, एक कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग भी लेके आएंगे। और भी ऐसे बहुत सारे एसेंशियल एक्स्ट्रास हमारे इस पूरे फाउंडेशन कोर्स में इंक्लूड है। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर 9920613613 पर ज़रूर से कॉल कीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बायोस्फीयर रिजर्व के क्लास को। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो आप पाएंगे कि एनवायरनमेंट के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं और इसमें भी बायोस्फीयर रिजर्व एक अलग इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे प्रोटेक्टेड लैंड एरियाज होते हैं जहां प्लांट्स, एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के साथ साथ वहां रहने वाले ट्राइबल लोगों की ट्रेडिशनल लाइफ का भी कंजर्वेशन होता है। इसके साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मौजूद होती है। ये टेरेस्ट्रियल या मरीन या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को बैलेंस करने का ट्राई करता है और नेचर के प्रिजर्वेशन के साथ साथ उससे एसोसिएटेड कल्चरल वैल्यूज़ को भी मेंटेन करता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स ह्यूमन और नेचर के कोएग्जिस्टेंस का एक बेहतरीन लिविंग एग्जाम्पल है। बायोस्फीयर रिजर्व्स को 3 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है कोर एरिया, जो बायोस्फीयर रिजर्व का मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहां एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। कोर जोन्स एंडेंजर्ड स्पीशीज के वाइल्ड रिलेटिव्स को कंजर्व करते हैं और साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिजर्व्स होल्ड करते हैं। कोर जोन में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड होती हैं, जिसे ह्यूमन इंटरफेरेंस से फ्री रखा जाता है। कोर एरियाज के बाद आते हैं बफर जोन्स। ये एरियाज कोर जोन को सराउंड करते हैं और यहाँ की एक्टिविटीज़ को कुछ इस कदर मैनेज किया जाता है जो कोर जोन के प्रोटेक्शन में हेल्पफुल हो, जैसे कि रिस्टोरेशन, फिशिंग, ग्रेजिंग, लिमिटेड टूरिज्म एटसेट्रा। इसके अलावा बफर जोन में रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को भी एनकरेज किया जाता है। बफर जोन के बाद आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन बायोस्फीयर रिजर्व का आउटर मोस्ट पार्ट है, जिससे जोन में ह्यूमन वेंचर और नेचर कंजर्वेशन हार्मोनियस वे में एग्जिस्ट करते हैं। इस जोन में सेटलमेंट, क्रॉप लैंड्स, इंटेंसिव रिक्रिएशन जैसी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अलाउड है। आइए अब देखते हैं किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज क्या हैं, जैसे कि प्रोटेक्टेड और मिनिमली डिस्टर्ब कोर एरिया। और ये कोर एरिया एक बायोजोग्राफिकल यूनिट होना चाहिए और यहाँ सारे ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हुए वाइबल पॉपुलेशन को होल्ड करने के लिए एनफ स्पेस भी होनी चाहिए। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ और उनके नॉलेज का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। दोस्तों, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करता है। इसके साथ ही सोशो कल्चरल और इकोलॉजिकल लेवल पर सस्टेनेबल इकोनॉमिक और ह्यूमन ग्रोथ को प्रमोट करता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स को स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू अनाउंस करते हैं और इसके बाद उस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम के अंडर नॉमिनेट कर सकते हैं।
आपको बता दें कि मैन एंड बायोस्फीयर या MEB प्रोग्राम एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसे यूनेस्को द्वारा 1971 में पीपल और उनके एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशनशिप को साइंटिफिक बेसिस से इंप्रूव करने के मोटिव से लॉन्च किया गया था। MEB प्रोग्राम ह्यूमन लाइवलीहुड को इंप्रूव करने और नेचुरल रिसोर्सेज को सेफगार्ड करने के लिए नेचुरल और सोशल साइंसेज को कंबाइन करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोटिव से सोशली और कल्चरली अप्रोप्रिएट और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इनोवेटिव अप्रोचेस को प्रमोट भी करता है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर पार्टिसिपेटरी डायलॉग, नॉलेज शेयरिंग, पॉवर्टी रिडक्शन, ह्यूमन वेलबींग और कल्चरल वैल्यूज के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पीपल और नेचर के बीच हार्मनी फोस्टर करने का भी काम करता है। अगर भारत की बात करें तो आज की डेट में भारत में टोटल 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसे आज हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश में बसा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किया गया था। पिन वैली नेचुरल पार्क, चंद्रताल और सरचू एंड किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके एम्बिट में आते हैं। रेन शैडो एरियाज में लोकेटेड होने के कारण कोल्ड डेजर्ट मानसून से अनफेक्टेड रहता है। इसके बाद चलते हैं उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो चमोली और पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। 1988 में इसे सब बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किया गया था। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इस बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरियाज हैं। वैलीज ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ की ब्यूटीफुल एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर और आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर दोनों संस्कार और ग्रेट हिमालयाज के बीच एक यूनिक ट्रांजिशन जोन की तरह है। नेक्स्ट आता है सिक्किम में बसा खांगचेन जोंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे वर्ष 2000 में एज अ बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया था और 2018 में इसे यूनेस्को के MEB प्रोग्राम में भी इंक्लूड किया गया। कांगचेनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट इकोसिस्टम में से एक है और साथ ही इसमें वर्ल्ड के 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के सियांग एंड दिबांग वैली में बसा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ, जिसे 1998 में बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया था। मॉलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस बायोस्फीयर रिजर्व के एम्बिट में आते हैं। इस बायोस्फीयर रिजर्व की खास बात यह है कि यहाँ की वेजिटेशन कंटिन्यूसली ट्रॉपिक से माउंटेन टुंड्रा में स्ट्रेच होता दिखता है। इस लिस्ट में नेक्स्ट आता है असम का मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया था। इसमें बसा मानस नेशनल पार्क भूटान में रॉयल नेशनल पार्क के नाम से कंटिन्यूड है। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी मानस रिवर मानस नेशनल पार्क को क्रॉस करती है। इसके बाद है असम के दिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में बसा दिब्रू शेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1997 में एज अ बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किया गया था। दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क इसी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर और साउथ में दिब्रू रिवर से घिरा हुआ है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट सेलिक स्वॉर्म फॉरेस्ट भी है। आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं मेघालय में बसे हुए नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जिसे 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किया गया था और 2009 में इसे यूनेस्को के MEB प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया। ये बायोस्फीयर रिजर्व नॉर्थ ईस्ट के तुरा रेंज में बसा है, जो मेघालय प्लेटू का एक पार्ट है। नॉकरेक गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक है और गनोल, डारेंग और सिमसांग रिवर नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जिनमें से सिमसांग रिवर बायोस्फीयर से ही ओरिजिनेट होती है। इसके साथ ही नॉकरेक मेघालय में एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। नॉर्थ ईस्ट से अब हम ईस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, जहां है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस वेस्ट बंगाल का सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। आपको बता दें कि सुंदरबन वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा और मैनग्रोव फॉरेस्ट है, जिसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया और 1989 में इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी MEB की लिस्ट में भी शामिल किया गया। इसके अलावा 2019 में इसे रामसर साइट की लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया है। सुंदरबन अपना नाम यहीं पाई जाने वाली एक स्पेशल काइंड ऑफ मैनग्रोव ट्री सुंदरी ट्री से डिराइव करता है। सुंदरी ट्री की खास बात है इसके निमेटोफोर रूफ्स, जो वाटर लॉगिंग को अवॉइड करते हुए रेस्पायरेशन के लिए ग्राउंड से ऊपर इमर्ज होते हैं। सुंदरबन अपने एक्सट्रीमली रिच डाइवर्सिटी, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फ्लोरा और फौना के लिए जाना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में सिचुएटेड सुंदरबन का हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम एक नेचुरल फिशरी भी है। नेक्स्ट है ओडिशा का सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया था और 2019 में इसे MEB प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया। सिमलीपाल 2 बायोजोग्राफिकल रीजन्स, ओरिएंटल रेल्म के महानदियन ईस्ट कोस्टल रीजन और डेक्कन पेनिनसुलर जोन के छोटा नागपुर बायोटिक प्रोविंस के बीच में लाई करता है।
खैरीबुरु सिम्पलीपाल हिल का हाईएस्ट पीक है और सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस बायोस्फीयर का पार्ट है। सिम्पलीपाल की जियोलॉजी की बात करें तो यहाँ वॉल्केनिक सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। ईस्ट से सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, और इसे 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किया गया और 2012 में एमएबी प्रोग्राम के अंडर लिस्ट किया गया। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किया गया था और 2020 में एमएबी प्रोग्राम की लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व विंध्या हिल रेंजेस के टेबल टॉप माउंटेन्स और बुंदेलखंड रीजन में बसा एक यूनिक इकोसिस्टम है। आपको बता दें कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड है और साथ ही ये रीजन पन्ना डायमंड माइनिंग के लिए भी बहुत फेमस है। पन्ना नेशनल पार्क को एज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया नोटिफाई किया गया है। मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज में बसा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किया गया था और 2019 में एमएबी के अंडर डेजिग्नेट किया गया था, वो सतपुरा रेंज का एक पार्ट है और धूपगढ़ यहाँ की हाईएस्ट पीक है। पचमढ़ी डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल इंडिया के बायोटिक प्रोविंसेस में सिचुएटेड है। चलिए अब सेंट्रल इंडिया से चलते हैं साउथ की तरफ, जहां सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हमें मिलता है शेषचलम हिल्स, जिसे 2010 में एज अ बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किया गया था। हिंदूज के एक मेजर पिलग्रिमेज तिरुपति और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क शेषचलम हिल्स में ही लोकेटेड है। आपको बता दें कि यहाँ रेड सैंडर्स और स्टैंडर्ड लॉरीज जैसी एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके साथ ही इस बायोस्फीयर रिजर्व के नेटिव पॉपुलेशन में यनादीज ट्राइब भी पाई जाती हैं। अब अगर हम और साउथ की ओर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है तमिलनाडु में बसा मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किया गया और 2001 में एमएबी प्रोग्राम में लिस्ट किया गया। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क इसके कोर एरिया का पार्ट है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ कोरल रीफ, सी ग्रास और मैनग्रोव जैसे 3 डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम पाए जाते हैं और मरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से इसे वर्ल्ड का रिचेस्ट रीजन कंसिडर किया जाता है। यहाँ की सी ग्रास पेड एंडेंजर्ड डुगोंग के लिए आइडियल फीडिंग ग्राउंड है। यहाँ की हाईली प्रोडक्टिव कोरल रीफ्स को अक्सर अंडर वाटर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंसिडर किया जाता है, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी और पर्टिकुलरली ऑर्नामेंटल फिशेस के लिए एक ट्रेजर हाउस है। नेक्स्ट आता है अगस्त्या मालाई बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला तीनों स्टेट शेयर करते हैं। वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड अगस्त्या मालाई को 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किया गया था और 2016 में इसे एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया। यहाँ की खास बात यह है कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में कार्डमम, नटमेग, पेपर और प्लांटेन जैसे प्लांट्स के लिए कल्टीवेटेड रिजर्वॉयर की तरह है। आपको बता दें कि शेंडरनी, पिपरिया और नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कालाकाड मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व इस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में बसे इंडिया की लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड साइट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ, जिसे 1986 में एमईबी प्रोग्राम की लिस्ट में इंक्लूड किया गया और 2012 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। आपको बता दें नीलगिरी एमएबी लिस्ट में इंक्लूड होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तमिलनाडु का मुड्डुमालाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कर्नाटका का नगरोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और केरला का साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के एम्बिट में आता है। इसके अलावा टोडस, कोटस, कुरुम्बास, पानियाज, अडियंस एटसेट्रा ट्राइबल ग्रुप्स भी पाए जाते हैं। नीलगिरीज के इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ सीजनल रेन फॉरेस्ट से ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, मोस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसीडियस और स्क्रब पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाली 3500 फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज में से 1500 वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है। नीलगिरीज की एक और खास बात है 12 वर्षों में एक बार खिलने वाले ब्लू फ्लावर्स, नीलकुरंजी फ्लावर्स, जो यहाँ के शोला हिल्स में पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं फ्लावर्स के कारण इन हिल्स का नाम नीलगिरी हिल्स पड़ा है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि तमिलनाडु के पालियन ट्राइब के लोग इन फ्लावर्स से ही अपनी एज कैलकुलेट करते हैं। साउथ से अब चलिए चलते हैं वेस्टर्न इंडिया की तरफ, गुजरात के कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में, जिसे 2008 में बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। रन ऑफ कच्छ सॉल्ट मार्शेस का एक लार्ज एरिया है, जहां लो रेनफॉल के कारण यहाँ की वेजिटेशन काफी स्पार्स है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में 2 मेजर इकोसिस्टम आते हैं, एक है ग्रेट रन ऑफ कच्छ और दूसरा है लिटिल रन ऑफ कच्छ। इसके साथ कच्छ डेजर्ट सेंचुरी और वाइल्ड एस सेंचुरी इस बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। अब चलिए चलते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है और इसे 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किया गया था, जिसके बाद 2013 में इसे एमएबी प्रोग्राम की लिस्ट में इंक्लूड किया गया। कैम्बल बे नेशनल पार्क
और गलाथिया नेशनल पार्क इस बायोस्फीयर रिजर्व में इनकॉर्पोरेटेड है। और इंडो मलयालम रेल में लोकेटेड इस बायोस्फीयर रिजर्व के एनवायरमेंट को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ब्रॉडली फॉरेस्ट बायोम क्लासिफाई किया गया है। इसके अलावा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में इंडिजिनियस, निकोबारीज और शॉम्पेन ट्राइबल्स के भी ट्रेडिशनल लैंड्स हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किया इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स को। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।